क्या आपको पता है कि भारत का सबसे बड़ा बिजनेस साम्राज्य एक ऐसे व्यक्ति ने खड़ा किया जिसने कभी भी पैसा या फिर ताकत के पीछे भागने में विश्वास ही नहीं किया। हम बात कर रहे हैं रतन टाटा जी की। उनकी जिंदगी में एक नहीं कई ऐसी कहानियां छिपी हैं जो आपको हैरान कर देंगी। और आज हम बात करेंगे उनके जीवन के अनसुने पहलुओं और उनके बाद टाटा ग्रुप की कमान कौन संभालेगा, इस सवाल का भी जवाब हम ढूंढेंगे। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। नवल टाटा और सोनी कमिसारिट के बेटे रतन का बचपन कुछ खास आसान नहीं था। उनके माता पिता का तलाक तब हो गया जब वे सिर्फ 10 साल के थे, लेकिन उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने रतन को गोद लिया, उनका पालन पोषण किया और बचपन से उनको संभाला। रतन टाटा ने कैंपियन स्कूल मुंबई और कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल मुंबई में अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद वो अमेरिका चले गए और कॉर्नेल विश्वविद्यालय में आर्किटेक्चर में बैचलर डिग्री हासिल की। लेकिन क्या आपको पता है कि उनका ये सफर अमेरिका तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडवांस मैनेजमेंट का प्रोग्राम भी पूरा किया और शिक्षा के क्षेत्र में इतनी ऊंचाइयां हासिल करने के बाद वे 1962 में भारत लौटे और टाटा ग्रुप के साथ जुड़ गए। फिर 1991 में जे.आर.डी. टाटा ने टाटा सन्स के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था और रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। लेकिन उनका सफर बहुत आसान नहीं था। उस वक्त टाटा ग्रुप के कई अनुभवी अधिकारियों ने उनका विरोध किया, लेकिन रतन टाटा ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने नेतृत्व में एक ऐसी नीति अपनाई जिसने हर कंपनी को एक समूह के रूप में संगठित किया। उनकी एक बड़ी उपलब्धि थी सेवानिवृत्ति की निर्धारित करना और हर कंपनी के सीईओ के समूह को कार्यालय में रिपोर्ट करने के लिए बाध्य करना। लेकिन रतन टाटा सिर्फ एक कुशल बिजनेसमैन ही नहीं, वो एक दूरदर्शी भी थे। उनके कार्यालय के दौरान टाटा ग्रुप का राजस्व 40 गुना और मुनाफा 50 गुना बढ़ा। उन्होंने टाटा टी को टेटली, टाटा मोटर्स को जैगुआर लैंड रोवर और टाटा स्टील को कोरस का अधिग्रहण कराया। ये वो कदम थे जिसने टाटा ग्रुप ने भारत से बाहर निकलकर इंटरनेशनल लेवल पर अपनी जगह बनाई। आपने नैनो कार के बारे में तो सुना ही होगा। ये रतन टाटा का सबसे बड़ा और सबसे जोखिम भरा प्रोजेक्ट था। एक दिन उन्होंने देखा कि एक परिवार स्कूटर पर बहुत ही असुरक्षित तरीके से सफर कर रहा है। यहीं से उन्होंने सपना देखा कि हर एक आम इंसान के पास एक ऐसी कार हो जो सस्ती हो और सुरक्षा भी दे सके। नैनो का लॉन्च पैसा कमाने के लिए नहीं किया गया था, बल्कि आम जनता के जीवन में सुधार लाने के लिए किया गया था। उन्होंने एक ऐसी कार का सपना देखा जो आम भारतीय की पहुंच में हो। उन्होंने नैनो की कीमत इतनी कम रखी जो किसी भी भारतीय परिवार के बजट में फिट बैठ सके। हालांकि ये प्रोजेक्ट व्यावसायिक रूप से उतना सफल नहीं हुआ, लेकिन इससे यह साफ हो गया कि टाटा का विजन हमेशा से आम आदमी के लिए रहा है। उनके इसी विजन की झलक टाटा स्टील और टाटा मोटर्स में भी देखने को मिलती है, जहां उन्होंने छोटे छोटे इनोवेशन के जरिए बड़ी बड़ी उपलब्धियां भी हासिल की। रतन टाटा का दिल हमेशा से ही समाज की भलाई के लिए धड़कता था। उन्होंने टाटा ट्रस्ट के जरिए स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया। क्या आपको पता है कि उन्होंने न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग फैकल्टी एंड रिसर्च को वाटर कंजर्वेशन के एरिया में सहयोग दिया था। साथ ही टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के भारतीय छात्रों के लिए $28 मिलियन का स्कॉलरशिप फंड स्थापित किया है, जिससे गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में हमेशा से मदद मिलती रहे। यह भी एक कमाल की बात है कि रतन टाटा ने अपनी निजी बचत का इस्तेमाल कई स्टार्टअप में निवेश करने के लिए किया था, जिसमें स्नैपडील, ओला, श्यामी जैसे नाम भी शामिल हैं। उन्होंने हमेशा से युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित किया और उनका साथ दिया ताकि वो अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सके। रतन टाटा ने 2012 में टाटा सन्स के चेयरमैन का पद छोड़ा और साइरस मिस्त्री को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। लेकिन कुछ वर्षों बाद ही साइरस मिस्त्री को उनके पद से हटा दिया गया और रतन टाटा को अंतरिम अध्यक्ष बनाया। इसके बाद 2017 में एन चंद्रशेखर को टाटा सन्स का चेयरमैन नियुक्त किया गया और आज टाटा ग्रुप की कमान एन चंद्रशेखर के हाथ में है। लेकिन सवाल ये उठता है कि रतन टाटा का वास्तविक उत्तराधिकारी कौन होगा। उनके सौतेले भाई नोएल टाटा और उनके बच्चे लिया, माया और नेविले टाटा का नाम इस दौड़ में सबसे आगे माना जा रहा है। लिया टाटा ताज होटल्स में वाइस प्रेसिडेंट है, जबकि माया और नेविले टाटा ग्रुप की अन्य शाखाओं में अहम पदों पर काम कर रहे हैं। रतन टाटा सिर्फ एक सफल उद्योगपति नहीं, बल्कि एक बेहद विनम्र और आदर्शवादी व्यक्ति थे। एक बार जब उनसे पूछा गया कि उन्हें किस बात पर सबसे ज्यादा गर्व है, तो उन्होंने कहा, शक्ति और धन मेरे दो मुख्य हित नहीं है। उन्होंने हमेशा नैतिकता और ईमानदारी को अपने काम के ऊपर समझा। उनका एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है, मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं रखता, मैं पहले निर्णय लेता हूँ और फिर उसे सही बनाता हूँ। इससे ये पता चलता है कि वो कभी भी असफलता से नहीं डरते थे। रतन टाटा के निधन के बाद टाटा ग्रुप के भविष्य को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या नोएल टाटा उनका उत्तराधिकारी बनेंगे या फिर उनके बच्चे लेह, माया और नेविले टाटा में से कोई जिम्मेदारी उठाएगा? टाटा ग्रुप की आने वाली पीढ़ी इस विशाल साम्राज्य को किस दिशा में ले जाएगी, यह देखने लायक होगा। लेकिन एक बात तो तय है, रतन टाटा का विश्वास हमेशा से लोगों के दिल में रहेगी।
उनके द्वारा किए गए कार्य, समाज और उनके लिए योगदान हमेशा याद किए जाएंगे। रतन टाटा का जीवन सिर्फ एक बिजनेस टाइकून की कहानी नहीं है, ये एक इंसान के सपनों, संघर्षों और समाज के प्रति अटूट समर्पण की कहानी है। उन्होंने दिखाया कि सफलता पाने का रास्ता सिर्फ पैसा कमाने में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में भी है। टाटा ग्रुप के भविष्य का नेतृत्व चाहे जो भी करे, रतन टाटा का विरासत हमेशा उनके आदर्शों और मूल्यों में बसी रहेगी। अगर आपको रतन टाटा की कहानी ने प्रेरित किया है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपके हिसाब से टाटा ग्रुप का सबसे उपयुक्त उत्तराधिकारी कौन है।